नमस्कार, गुड न्यूज इंडिया के इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शहला निगार। नमस्कार, मैं हूं राहुल गुप्ता। गुड न्यूज इंडिया एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम हर हफ्ते आपके लिए लेकर आते हैं सार्थक, सकारात्मक, प्रेरणादायी ऐसी खबरें जो आपको खुश होने का मौका तो देती ही हैं, साथ ही आपके मन में नई ऊर्जा और नई स्फूर्ति का संचार भी करती हैं। जी हाँ, तो तैयार हो जाइए अगले आधे घंटे के लिए नकारात्मक खबरों से दूर जाने के लिए, क्योंकि हो सकता है इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कई ऐसी सकारात्मक पॉजिटिव खबरें हैं जिसके बारे में शायद आपको पता ना चल पाया हो। तो अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश भर में होने वाली कुछ पॉजिटिव न्यूज़। मेले तो आप लोगों ने बहुत देखे होंगे, हमने भी काफ़ी देखे हैं। मेले में क्या होता है, झूले होते हैं, सैर सपाटा होता है, चटपटा खाना होता है, ढेर सारा मनोरंजन होता है और भरपेट खाने के साथ हम घर वापस आ जाते हैं। लेकिन आज आपको एक ख़ास मेले में ले चलते हैं जहाँ पर ज्ञान की बात होती है, जहाँ पर समाज सेवा के बारे में बताया गया है। जी हाँ, हम अपने दर्शकों को लिए चलते हैं चेन्नई में आयोजित हुए हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा मेले में। इस मेले में न केवल ज्ञान की बात हुई बल्कि समाज के लिए जो हिंदू संगठनों ने काम किया है उसे भी दर्शाया गया। बच्चों ने इसमें भाग लिया और बड़ी तादाद में लोगों ने इस मेले में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। समाज के उत्थान के लिए काम कर रहे कई संगठनों के लिए अक्सर ये कहा जाता है कि ये संगठन समाज के लिए काफी कुछ करते तो हैं, लेकिन इसकी जानकारी आम लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए 2009 से हर साल हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा मेले का आयोजन किया जाता है, जहां अलग अलग हिंदू संगठन समाज हित के अपने अपने कामों को प्रदर्शित करते हैं ताकि और भी लोग ऐसे कामों के लिए प्रेरित हो सके। इस साल चेन्नई में ये मेला 2 अगस्त से 8 अगस्त के बीच आयोजित किया गया, जहां कई गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। I have visited the Hindu spiritual and service fair earlier in Chennai, but this is truly the biggest fair that has been organized. It is on a massive scale and at a conceptual level. The grand design and the theme of this fair, I think we must all congratulate Gurumurthy ji, who has this master plan for a fair of this nature and who is very keen to take this fair not just to other parts of India but to other parts of the world. ये मेला अब आम लोगों के बीच अपनी पहुंच बना रहा है। 2009 में महज 30 संगठनों की सहभागिता से शुरू हुए मेले में इस बार 350 से ज्यादा हिंदू संगठनों ने हिस्सा लिया। समाज हित के कामों को जानने के लिए आम लोगों में भी काफी उत्सुकता देखी गई और 6 दिनों के मेले को देखने के लिए 10 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे। The Hindu Spiritual and Service Fair, which is being held for the 8th year, started in 2009 with just 30 Hindu organizations, and the purpose of the fair was to showcase the service activities of Hindu spiritual organizations. We approached all the Hindu spiritual organizations just to showcase their service activities, because these Hindu spiritual organizations do not advertise their activities. This fair theme philosophy has moved to cover environmental themes, ecological themes, forest conservation, and then respect for parents, teachers, elders, and honor of women, and then patriotism. These 6 concepts have been integrated as manifestations of Hindu spiritualism. हालांकि मेले का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण है, लेकिन इस साल मेले की थीम रखी गई भारत के परंपरागत खेलों का पुनरुत्थान। इसके अलावा अलग अलग दिनों के हिसाब से अलग अलग थीमें रखी गई, जिनका उद्देश्य था पर्यावरण सुरक्षा, देश प्रेम और समाज उत्थान। इस तरह के पवित्र उद्देश्य वाले मेले और उनमें आने वाले लाखों लोग ये साबित करते हैं कि समाज में आज भी कल्याणकारी कामों को लेकर जिज्ञासा और प्रेरणा दोनों मौजूद है। वाकई में इस तरह के मेले को आयोजन काफ़ी काबिले तारीफ है, क्योंकि इस तरह के आयोजन से शैला ना सिर्फ जो समाज सेवा कर रहे हैं उनको उत्साह मिलता है, बल्कि जो लोग इस समाज सेवा को देख रहे हैं उनको भी प्रेरणा मिलती है। बिल्कुल सही कहा आपने। बात समाज सेवा की है तो अपने दर्शकों को लिए चलते हैं मुंबई, जहां पर एक संस्था है मासूम। ये संस्था उन बच्चों के लिए काम करती है जो दिन भर काम करते हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं, काम करके अपना पेट पालते हैं।
जी नाइट स्कूल के बारे में आप बात कर रहे हैं। मुंबई की नाइट स्कूल के बारे में आपको बताते हैं। एक संस्था के द्वारा जिसका नाम मासूम है 10 नाइट स्कूल चला रही है और इस नाइट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे इतने प्रतिभावान हैं कि इन नाइट स्कूल का जो रिजल्ट्स है, जो नियमित स्कूल्स हैं उनसे भी अच्छा रिजल्ट इनका आ रहा है। कहते हैं किसी भी देश की तरक्की देश के एजुकेशन सिस्टम पर निर्भर होती है। भारत के पास युवा शक्ति है, लेकिन आज भी इस देश के लाखों बच्चे पढ़ाई लिखाई से दूर हैं। ऐसे ही बच्चों की जिंदगी में मासूम एक उम्मीद की किरण बनकर आया है। जो छात्र दिन में काम करते हैं और पढ़ाई नहीं कर पाते, उन बच्चों के लिए मासूम ने नाइट स्कूल का इंतजाम किया है। महाराष्ट्र में मासूम पहला नाइट स्कूल है जो 8वीं से 10वीं के बच्चों के साथ काम करता है और आपको जानकर हैरानी होगी कि हर साल इस नाइट बीएमसी स्कूल का एसएससी रिजल्ट 100% आता है। मासूम मीन्स इनोसेंस और मासूम की शुरुआत नाइट से हुई है, नाइट स्कूल से हुई है। नाइट स्कूल्स में जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो सब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर वर्किंग स्टूडेंट्स, यानी वो कहीं ना कहीं काम करते हैं। कोई डोमेस्टिक सर्वेंट है तक, तो कोई कहीं पे कुरियर बॉय है, कोई शॉपकीपर्स हैं। तो ऐसे बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं, बहुत ही सेल्फ मोटिवेटेड है। वो यहाँ पे नाइट स्कूल्स में इसलिए पढ़ने नहीं आते क्योंकि उनके पेरेंट्स ने भेजा है, इसलिए पढ़ने आते हैं क्योंकि उनको 10वीं की परीक्षा पास करनी है, उनको आगे जाके अच्छी नौकरी में जाना है, इसलिए वो आते हैं। मासूम संस्था मुंबई में 10 नाइट स्कूल्स चलाती है। ये संस्था छात्रों के लिए अध्ययन सामग्री जैसे नोटबुक्स, टेक्स्ट बुक्स, साइंस मोबाइल लैब, शिक्षक और छात्रों के लिए प्रशिक्षण विभाग और निःशुल्क भोजन भी मुहैया करती है। बस इतना ही नहीं, इन बच्चों को प्रेरणा देने के लिए बहुत सारी गतिविधियां भी करते हैं जो छात्रों के समग्र विकास में सहायक होती हैं। परिस्थिति के कारण जो बच्चे शिक्षा अपनी अधूरी छोड़ करके काम पर लगे हुए हैं, ऐसे बच्चों को भी हम लोग इकट्ठा करके उनको शिक्षा के प्रभाव में लाने का काम करते हैं। तो ये मासूम हमारे लिए एक टॉर्च का काम है। मासूम के आने से हमारे जैसे स्कूल है, हम लोग तो रूट पर थे मगर बैकअप कम पड़ रहा था हमको। ये नाइट स्कूल इन बच्चों की जिंदगी में रोशनी बिखेरने का काम करता है। आज कई बच्चे हैं जो नाइट स्कूलों से पढ़े हैं और जिंदगी में अपना एक मुकाम बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। नाइट स्कूल के बच्चे डे स्कूल के बच्चों से भी अपने आप को टैलेंटेड मानते हैं, क्योंकि ये लोग दिन भर काम करते हैं और रात में पढ़ाई। एक्चुअली मेरे पिताजी नहीं है तो मुझे काम करना पड़ता है, इसके लिए मैं नाइट स्कूल में पढ़ता हूँ। लेकिन जो डे में बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा हम लोग नाइट्स में मैं सीख जाता हूँ, ऐसा मुझे लगता है। मेरी बहन वगैरह सब यहाँ पे पढ़े और मतलब यहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है, इसीलिए नाइट स्कूल में आती हूँ, क्योंकि डे स्कूल में हमारी फैमिली फीस नहीं भर सकती। नाइट स्कूल में हमें तो दिन से तो अच्छा ही लगता है और दोपहर में हम तो काम करने जाते हैं। मासूम का काम बस यहाँ तक सीमित नहीं है। नाइट स्कूल के बच्चों को साइंस और टेक्नोलॉजी का पूरा ज्ञान मिले, इसलिए मासूम ने टेक व्हील बस की भी शुरुआत की है। इस बस में इंटरनेट और लैपटॉप हैं जो नाइट स्कूल के बच्चों को सिखाने के लिए है। ये एक मोबाइल वैन है जो अलग अलग स्कूलों में बच्चों को टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे करते हैं इस बारे में बताती है। स्काइप के माध्यम से विदेश के संगठन भी बच्चों से बात करते हैं। नाइट स्कूल्स में हम लोगों ने फेस किया था कि स्पेस का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। नाइट स्कूल्स में कंप्यूटर लैब्स बहुत सारी स्कूल्स में अवेलेबल नहीं होती है, ठीक है। इंटरनेट फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं होती है जैसे डे स्कूल्स को होती है। आइडिया आया कि हम लोग एक बस बनाते हैं जिसके अंदर हम लोग सारी फैसिलिटीज़ रखेंगे, लाइक कंप्यूटर्स, देन इंटरनेट फैसिलिटीज़, बच्चों को बैठने के लिए स्पेस। ये सीखने मिलता है। टेक कभी कंप्यूटर हम लोग देखते नहीं, तो आज कंप्यूटर चलाने का मौका मिला है। कहते हैं मुंबई एक ऐसा शहर है जो कभी नहीं सोता, और ये साबित किया है मुंबई में चलने वाले इन नाइट स्कूल्स ने। मुंबई में ये भी चर्चा थी कि नाइट स्कूलों को बंद कर देना चाहिए, लेकिन इसी साल एसएससी के नाइट स्कूल के बच्चों ने 87 से 97% नंबर लाकर ये साबित कर दिया कि नाइट स्कूल डे स्कूल के मुकाबले कम नहीं है और ये स्कूल भी बहुत अहमियत रखते हैं। गुड न्यूज इंडिया के लिए मुंबई से तबस्सुम मलिक की रिपोर्ट।
यानी कह सकते हैं राहुल कि मुंबई में इस मासूम पहल के जरिए छोटे छोटे मासूम बच्चों की जिंदगी में ज्ञान का उजाला भरने की एक अच्छी कोशिश की जा रही है। जी हाँ, ये तो बात हुई नाइट स्कूलों की, लेकिन बात करते हैं अब आंगनवाड़ी की। आंगनवाड़ियों के बारे में अक्सर कहा जाता है कि वहाँ पर सुविधाओं का अभाव है, छोटे शहरों या गाँवों में जो आंगनवाड़ी होती है। लेकिन आज आपको रांची ले चलते हैं। रांची में खास तरह की आंगनवाड़ी है जहाँ पर प्ले स्कूल जैसी सुविधाएं हैं, दीवारों पर बाकायदा पेंटिंग्स हैं, टीवी है और भी कई सुविधाओं के जरिए बच्चों को पढ़ाई लिखाई के जरिए ज्ञान देने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। रांची के आंगनवाड़ी केंद्रों ने उस छवि को बदल दिया है कि गांव में रहकर अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं की जा सकती है। डगमग डगमग कदम हमारे बेशक नन्हे हाथ, डगमग डगमग कदम हमारे बेशक नन्हे हाथ, छोटे से इस तन मन में पर बहुत बड़ी है आस। ये किसी शहर का ना तो कोई नामी स्कूल है और ना ही बच्चों का पालन घर। यह है रांची का आंगनबाड़ी केंद्र जो प्ले स्कूल की भूमिका में है। यहाँ टीवी से लेकर दीवारों पर चित्रलेखन है जिसके जरिए इन गरीब घरों के बच्चों को ककहरा और ABCD के साथ पेंटिंग करने की भी सीख दी जा रही है। बच्चों की संख्या बढ़ी है और मतलब हर चीज़ में हमको सुविधा मिली है, जैसे यहाँ टीवी है और मतलब रूम का फैसिलिटी भी कुछ चेंजिंग हो गया तो बच्चा का संख्या बढ़ गया है। गरीब मोहल्ले में चल रहे इस आंगनवाड़ी का कायाकल्प होने से स्थानीय लोग काफी उत्साहित हैं। उन्हें लगता है सरकार और सामाजिक संगठनों के प्रयास से उनके बच्चों को भी पोषण के साथ गुणवत्ता की शिक्षा मिल रही है। अभी बहुत यहाँ पर स्कूल खुल गए हैं तो बच्चे लोग यहीं पढ़ने आते हैं और बच्चा लोग भी अच्छा लगता है पढ़ने के लिए कि ड्रेस व्रेस सब मिल रहा है, खाने वाने के लिए सुविधा हो जाता है लोग को दोपहर का, और सुई जो टीका लगता है वो सब भी यहीं पड़ता है, दूर जाना नहीं पड़ता है हम लोग को जाने के लिए। हर चीज़ का यहाँ सुविधा है, लेटरिन बाथरूम भी है। यहाँ हम लोग उतना दिन रहे लेकिन ऐसा आंगनबाड़ी यहाँ जितना सुविधा मिल रहा है हम लोग को वहाँ नहीं मिला का, लेकिन बहुत अच्छा है हम लोग। देश में जहां ज्यादातर आंगनबाड़ी केंद्र बुनियादी सुविधाओं को लेकर जूझ रहे हैं, वैसे में इन जैसे करीब 10 आंगनबाड़ी केंद्रों ने अपनी नई कहानी लिखी है। इसे इस तरह का आधुनिक रूप देने में अहम भूमिका निभाने वाली रांची की बाल विकास परियोजना पदाधिकारी कंचन सिंह मानती हैं कि समाज के आगे आने से इसका और कायाकल्प हो सकता है। हमारे यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र चलते हैं जो हर 1000 की जनसंख्या पर चलाए जाते हैं। हमने सबसे पहले अपने इनिशिएटिव लिया और अपने स्टाफ के 2 दिन के सैलरी कंट्रीब्यूट करके एक आंगनबाड़ी केंद्र को मॉडल सेंटर का रूप दिया ताकि उसमें जितनी भी सुविधाएं हैं, एक मॉडर्न प्ले स्कूल की जो सुविधाएं होनी चाहिए वहाँ पे हो सकें। इन आंगनबाड़ी केंद्रों के बदलाव में झारखंड IAS वाइफ्स एसोसिएशन जसोवा भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आंगनबाड़ी के हम बच्चे नन्हे भारत बदल रहा है और बदलते भारत में आंगनबाड़ी केंद्रों की इस तस्वीर से नवनिहालों का भविष्य और चमकदार होने की उम्मीद बढ़ी है। आसमान में लिख देंगे। गुड न्यूज इंडिया के लिए रांची से दिवाकर कुमार की रिपोर्ट। गुड न्यूज इंडिया में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी पॉजिटिव न्यूज का सिलसिला लगातार जारी है। राहुल, हमारे देश के प्रधानमंत्री पर्यावरण संरक्षण को लेकर अपनी एक अलग सोच रखते हैं और इसी सोच से प्रभावित होकर गाजियाबाद के कुछ लोगों ने पर्यावरण संरक्षण का बीड़ा उठाया है। इन्होंने बीड़ा उठाया है राहुल पौधों को गोद देने का। जी हाँ, पौधों को गोद देने का बीड़ा उठाया है। डॉक्टर्स, प्रोफेशनल डॉक्टर्स का ये छोटा सा ग्रुप है और ये ग्रुप पर्यावरण संरक्षण के लिए ईमानदारी से अपनी कोशिश कर रहा है। तरीका बड़ा आसान है शैला, ये पौधों को गोद देते हैं। 15 या 20 दिन में जो भी गोद लेता है पौधों को निरीक्षण करते हैं जाके कि पौधों का सही तरह से देखभाल की जा रही है नहीं की जा रही है, और उनसे लिखित में ये लिखवाया जाता है कि आप पौधों का वैसे ही ख्याल रखेंगे जिस तरह से आप अपने परिवार के किसी सदस्य का ख्याल रखते हैं।
ये है डॉक्टर सरिता त्यागी और ये पैसे लेकर पर्ची पर किसी मरीज को दवाई लेने की सलाह नहीं दे रही हैं। ये कागजी कार्यवाही हो रही है पौधों को गोद देने की। उनके लालन पालन की और इन पौधों को अपने परिवार का सदस्य बनाने की। गाजियाबाद जिले के मोदी नगर की रहने वाली डॉक्टर सरिता प्रधानमंत्री के पर्यावरण संरक्षण अभियान से खासी प्रभावित हैं। डॉक्टर त्यागी ने कुछ स्वयं सेवकों का समूह बनाया है और ये समूह निकलता है पौधे लगाने, उनकी देखरेख करने और सुरक्षा के लिए। प्रधानमंत्री जी बार बार अपने भाषणों में आह्वान कर रहे हैं, हम पब्लिक को बार बार कहते हैं कि भाई आप पेड़ लगाइए, उन पेड़ों को अडॉप्ट कीजिए और दूसरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो उन भाषणों को सुन के हम लोगों को भी यहाँ मोदी नगर में लगा कि हम लोग भी अपने पेड़ लगाएं, हम भी इस अभियान में उनके साथ जुड़ जाएं। तो उसके लिए हमने क्या किया कि पहले हम डिफरेंट कॉलोनीज़ में गए, महेश मार्ग गए, गोविंदपुरी गए, रेलवे स्टेशन गए, वहाँ के जितने लोग थे उन लोगों को इकट्ठा किया, उन लोगों से बात की कि भाई पेड़ हम ही को लगाने हैं, हम आम जनता को लगाने हैं। तो बहुत लोग इसमें इंटरेस्टेड थे, बस एक इंतज़ार था तो इस चीज़ का कि भाई कुछ लोग इकट्ठे होकर उस काम को करें। तो हम लोगों ने पेड़ लिए, उसमें हमें एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत सहायता दी। पेड़ हमारे यहाँ करीब 10 to 15,000 का टारगेट है, हम लोग 6 to 7,000 करीब जगह जगह लगा चुके हैं। ये स्वयंसेवक समूह पेड़ों की सुरक्षा के लिए लकड़ी के ट्री गार्ड बनाता है और पौधों के बड़े होने पर उन्हें वापस लेकर नई जगह पर लगाता है। इस समूह के अनोखे कार्य को पहले तो लोगों ने बड़े अचंभे से लिया, लेकिन समय के साथ साथ लोगों में भी इस कार्य को लेकर जागरूकता आई और अब ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग पौधों को गोद लेने लगे हैं। मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ, मोदी नगर शहर में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। मेरे पास मरीज आते हैं, कुछ लोग आते हैं। एक समय कुछ लोग आए, कहे कि डॉक्टर साहब आप पेड़ को अडॉप्ट कीजिए। मैंने कहा पेड़ को दान कीजिए। मैंने कहा पेड़ को दान कैसे? लोग तो नेत्र दान करते हैं, गुर्दों का दान करते हैं, अपने शरीर के अंगों का दान करते हैं। तो जब उन्होंने मुझे समझाया, बताया कि पेड़ दान करना ये हमारे लिए आगे के लिए कितना फ़ायदे का चीज़ है, तो मुझे भी समझ में आया। मैं फिर धीमे धीमे लोगों से जुड़ा, मैं भी उन लोगों से जुड़ा जो लोग पेड़ लगाते हैं। आज मैं लोगों को प्रोत्साहित करता हूँ कि पेड़ लगाइए। आप 5 रुपये 10 रुपये दीजिए, एक पेड़ अडॉप्ट कीजिए, उसकी देखभाल कीजिए। जैसे आप अपने बच्चे को बड़ा करते हैं, ऐसे ही आप जब पेड़ को बड़ा होता हुआ देखते हैं तो आपको भी बहुत अच्छा लगता है। डॉक्टर सरिता त्यागी और उनका समूह पौधों को गोद लेने वालों को इनाम भी देता है और सर्टिफिकेट भी। ये इनाम होता है एक और पौधा और सर्टिफिकेट होता है पर्यावरण संरक्षण में आपके योगदान का। अगर हम सब भी ऐसे ही पौधों को गोद लेकर उन्हें बच्चों की तरह पालें तो वो दिन दूर नहीं जब देश में एक बार फिर से हर तरफ हरियाली छा जाएगी और पर्यावरण संतुलन फिर से बहाल हो जाएगा। गाजियाबाद से गुड न्यूज इंडिया के लिए तुमुल कक्कड़ की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पर्यावरण सुरक्षा इस वक्त की ज़रूरत है और ये खबर जो हमने आपको दिखाई है ये हमें जागरूक करती है पर्यावरण की सुरक्षा के लिए। और यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, पर आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तब आपको मिलवाएंगे उत्तर प्रदेश की दुईजी अम्मा से, जिन्होंने खनन माफियाओं के खिलाफ मोर्चा संभाला। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ इंडिया और अब आपको दिखाते हैं अन्याय के खिलाफ न्याय के लिए लड़ी गई एक सफल कोशिश की खबर। ये खबर है शाला उत्तर प्रदेश से दुईजी अम्मा से आपको मिलवाते हैं। दुईजी अम्मा जो आज 78 साल की हो गई हैं, लेकिन आज भी वो कई लोगों के सामने मिसाल है, प्रेरणा है। सफलता की कहानी वर्षों लंबी चली है और खनन माफियाओं के खिलाफ जो उन्होंने लड़ाई लड़ी है वो लड़ाई अपने आप में बेमिसाल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं राहुल। दुईजी अम्मा पहले खुद एक मजदूर थीं और इसीलिए वो मजदूरों का और आदिवासियों का दर्द समझती थीं और इसीलिए उन्होंने खनन माफियाओं के खिलाफ जंग छेड़ी। उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन आखिरकार उन्होंने सफलता प्राप्त की। मिलिए दुईजी अम्मा से। दुईजी अम्मा आई तो थी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद यमुना पार के शंकरगढ़ इलाके में मजदूरी करने।
लेकिन उनसे आदिवासियों के ऊपर हो रहे जुल्मों को देखा नहीं गया और उन्होंने वहाँ के खनन माफियाओं के खिलाफ झंडा बुलंद कर दिया। एक गरीब घर की होने की वजह से इनके और इनके परिवार के ऊपर काफी जुल्म हुआ, लेकिन इन्होंने आदिवासियों की लड़ाई के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर खनन माफियाओं, पट्टेदारों से आदिवासियों को उनके अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष शुरू कर दिया। दिन भर काम कराना, संडे मजूरी में गए अब हम लोग को करा अपन कामों में करे मिले गाड़ी पूजा करा घर पापा करा फिर मजूरन के पट्टा बनवान है अब नापी नहीं आई 3 साल दुईजी अपनी इस लड़ाई में चली तो अकेले थी, लेकिन जल्द ही उनके पीछे सैकड़ों की तादाद में इलाके के लोग भी जुड़ने लगे और उनकी इस ताकत में महिलाओं के लिए काम करने वाला एक संगठन भी साथ आ गया। दुईजी का साथ दिया महिला सामाख्या नामक संस्था ने। महिला सामाख्या ने दुईजी को हर तरह का सहयोग दिया। उसके बाद तो दुईजी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और उन्होंने समाज की गरीब और सताई हुई महिलाओं के लिए काम करना शुरू कर दिया। जैसे ठेकेदार है, दबंगई करते थे, इन लोगों का लीज चलता था, तो मतलब गाड़ी इनकी रुकवा देते थे, गिट्टी नहीं जाने देते थे, तो मतलब पुरुष आए या ना आए लेकिन महिलाएं ही सारी दुईजी अम्मा के इशारे पे सब इकट्ठे होके अपनी गाड़ी निकलवाती थी, चाहे पुलिस हो, प्रशासन हो, मतलब वो सत्य के दम पे, मतलब ये भी नहीं कि गलत काम के लिए, जो सही था उसके लिए लड़ती थी। इस लड़ाई में दुईजी को ठेकेदारों से काफी धमकी मिली, लेकिन दुईजी ठान चुकी थी कि जिस जमीन पर अब तक आदिवासी मजदूरी करते आए हैं, उनको वो उसी जमीन का पट्टा दिलाकर रहेंगी। वर्षों लड़ाई लड़ने के बाद अंत में जीत दुईजी की हुई और आज आलम यह है कि इस इलाके में वो 18 आदिवासियों को पत्थर तोड़ने का पट्टा दिलवा चुकी है। साथ ही मजदूरों को ठेकेदार अब उनको उनका वाजिब हक भी देते हैं। शंकरगढ़ इलाके में जो खनन हो रहा था, खनन होने के बाद उसकी जो लड़ाई, मजदूरों को मजदूरी नहीं दी जा रही है, लोग उसका शोषण करते थे, उस शोषण के खिलाफ उसने जंग लड़ा और जंग लड़ते लड़ते आज एक नतीजे पे पहुंची जिसमें 4-5 हजार लोग ऐसे हैं जिनका स्वयं का पट्टा है, उसमें अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं। हालांकि दुईजी अब बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन आज भी सड़कों पर लोगों के लिए अपनी आवाज बुलंद करती है। उनके हौसले आज भी उनकी उम्र को काफी पीछे छोड़ते हैं और आज भी वो उसी लगन से लोगों की भलाई के लिए काम कर रही हैं और न जाने कितने ही लोगों को प्रेरणा दे रही हैं। गुड न्यूज इंडिया के लिए लखनऊ से उमाशंकर गुप्ता की रिपोर्ट। तो इन्हीं प्रेरणादायी खबरों के साथ ही आज के हमारे कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन प्रेरणादायी खबरों के साथ साथ हमें कई लेटर्स भी मिल रहे हैं जिससे हमारा हौसला भी बढ़ता है। बिल्कुल, बहुत सारे ईमेल्स आ रहे हैं हमारे दर्शकों के। हम सभी को तो अपने इस कार्यक्रम में शामिल नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ को हमने ज़रूर शामिल किया है। आइए वो देखते हैं। भोलू कुमार लिखते हैं महाराष्ट्र से, आपका ये शो हमें काफी अच्छा लगता है। हम कोई दूसरा शो देखें या ना देखें, लेकिन ये कार्यक्रम जरूर देखते हैं। अशोक कुमार लिखते हैं नवी मुंबई से, आपकी पहल गुड न्यूज इंडिया प्रशंसा के लायक और सही दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। अपने कार्यक्रम से आम लोगों को जोड़ना काफी अच्छा कदम है। पटना से शंभू यादव लिखते हैं, आपका ये कार्यक्रम काफी ऊर्जावान और लाभदायक है। ये प्रोग्राम जीने की उम्मीद और कई सीख देता है। तो वहीं संगीता लिखती हैं, आपका ये शो काफी सकारात्मक है। मुझे उस छोटी लड़की की खबर काफी अच्छी लगी जो ट्रैफिक पुलिस वाले को मास्क देती है। आपका शो समाज के लिए काफी अच्छी प्रेरणा देता है। इसी के साथ गुड न्यूज़ इंडिया के हमारे आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन आप सभी को हमारा ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है आप हमें यूं ही लिखते रहिए। यूं तो आपकी ढेरों प्रतिक्रियाएं हमें प्राप्त हो रही हैं और बहुत अच्छा भी लग रहा है, लेकिन आगे भी आपकी ऐसी ही प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा। हमारा ईमेल आईडी है dd@gmail.com। जी हाँ, हमें आपके ईमेल्स का बहुत बहुत इंतज़ार है और साथ ही साथ आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। कैसे? बड़ा आसान है। ये जो ईमेल आईडी है dd@goodnewsindia@gmail.com, इस पर आप अपने आसपास होने वाली कोई गुड न्यूज़ हमें भेज सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आकलन करने के बाद हम उस गुड न्यूज़ को अपने इस कार्यक्रम में शामिल करें। फिलहाल आज के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।